बच्चे आज हम लोग इस वीडियो में आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट 2022 का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपको द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरो हेक्सासाइनाइड, ठीक ना। तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट है ये हम लोगों को। इस कंडीशन को अगर हम लोगों को इसको हम लोग H2O2 से रिएक्ट करवाएं तो क्या रिएक्शन होगा? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए H2O2 क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और इस कंडीशन में अगर आप देखें कि ये जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, यहाँ पे इसके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये कन्वर्ट होगा किस में? ये होगा फेरिक कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। तो Fe3 में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? K3 आने वाला है। K3 पीछे होगा तो ये सारे के सारे K3 से हैं। एक पोटेशियम रिलीज होगा और H2O2 को क्या करेगा? ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद रिड्यूस होगा, तो ये क्या होगा? माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, ऑक्सीजन -2 में। तो हम लोगों को प्रोडक्ट क्या करेगा? ये पोटेशियम के साथ हम लोगों को रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट देगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्ट देगा। तो ये रिएक्शन का हम लोगों को प्रोडक्ट ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट, इसी में अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि फॉर ए कलरलेस कॉम्प्लेक्स। कलरलेस कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए कि कलरलेस कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब इसमें डी ट्रांजिशन नहीं होगा, तो ये कलरलेस कॉम्प्लेक्स होगा। और कलरलेस होने के लिए क्या चाहिए इसका या तो हम लोगों को डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड हो या इसका डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली वैकेंट हो। तो उस कंडीशन में इसमें क्या होगा कि नो डी ट्रांजिशन होगा, मतलब कि कलरलेस कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसमें अगर आप देखो तो ये T2G6 एंड EG4 ये किसका है? ये कंप्लीट हम लोगों को D10 वाले का है। D10 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसी को हम लोग जब ब्रेक करते हैं 6 और 4 के कंडीशन में ब्रेक होता है, तो ये T2G और EG में कन्वर्ट होता है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फुलेरिन। फुलेरिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? C6H, ये हम लोगों को C16 होता है, ठीक ना। तो फुलेरिन का जो स्ट्रक्चर C16 होता है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसके पास कितने होते हैं? 26 मेंबर रिंग होते हैं। इसमें क्या होता है? 26 मेंबर रिंग होता है और इसमें आप लोगों को 12 5 मेंबर का रिंग होगा। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। और इसमें जो होते हैं ना 6 मेंबर वाले जो रिंग होते हैं, ये आपको ओनली 5 मेंबर वाले रिंग से ही अटैच होते हैं। तो आप देखिए आपका स्टेटमेंट क्या कर रहा है? इसमें आपका स्टेटमेंट कर रहा है 6 मेंबर रिंग आर फ्यूज्ड विथ 5 मेंबर रिंग ओनली। ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक ना। और हम लोगों को क्या है? 5 मेंबर का जो रिंग है ये आपको 5 मेंबर से भी अटैच हो सकता है और 6 मेंबर से, लेकिन किसी से भी पॉसिबल है। ज़रूरी नहीं है कि 5 से भी अटैच हो एंड 6 से भी अटैच हो, सिर्फ 5 से भी अटैच हो सकता है और सिर्फ 6 से भी अटैच हो सकता है। इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है बोथ वाला है, ये गलत हो गया। मे बी कनेक्टेड विथ 5 और 6 और होना चाहिए एंड नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोगों को ये ऑप्शन गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्या? इसमें दिया हुआ है कि फर्स्ट टू फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है ऑफ 2 p ब्लॉक एलिमेंट X एंड Y, सिंबॉलिक फॉर्म है उसका और गिवन है, इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन X एंड Y रिस्पेक्टिवली आर। देखिए आपको X एंड Y में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो ईजिली आपको रिलीज़ होते जाएंगे, मतलब कि उसमें थोड़ी थोड़ी एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन ख़त्म होगा तो हम लोगों को जो इनर्ट गैस वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो देखिए फर्स्ट वाले में 3 इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल रहे हैं, कहने का मतलब इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ है? ए और सी में है। नेक्स्ट जो दूसरा है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल रहे हैं, लेकिन जैसे ये 5th को निकालना स्टार्ट करेगा इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस कंडीशन में इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 1 को मैच करेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर 1 है, ये वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि विच
इसमें हम लोगों को क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन एटम वेव फंक्शन। ये हम लोगों को क्या दिया हुआ है, वेव फंक्शन आर दिया हुआ है, ठीक ना। वेव फंक्शन का सॉल्यूशन जहाँ पे होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब कि आपको मैक्सिमम होगी। तो ये आप लोगों को y इक्वल टू एक्स वाला फॉर्म दिया हुआ है कि जहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी वहीं पे x के लिए कोई हम लोगों को सॉल्यूशन होने वाला है। तो उसमें देखिए कि ये दिया है रेडियस की वैल्यू और ये दिया हुआ है साई की वैल्यू, ठीक ना। तो ये वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट टाइम 0 एक ही 0 इसमें अपीयर हो रहा है, ये 0 को टच करता हुआ एक ही जगह पे है, मतलब इसका एक ही सॉल्यूशन है। कहने का मतलब इसमें एक ही जगह कहीं पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की पॉसिबिलिटीज़ थी, मतलब कि ये 1s इलेक्ट्रॉन का आपको ग्राफ दिया हुआ है, ठीक ना। ये 1s ऑर्बिटल का आपको ग्राफ दिया हुआ है और 1s के क्रॉसपॉन्डिंग आपका जो आंसर होगा ये आपका वेव फंक्शन, ये वाला आंसर बी नंबर आंसर आपका करेक्ट होगा। बाकी सारे जो हैं वो आपको 2s 3s 4s के वेव फंक्शन दिए हुए हैं। नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए आपको हगल्स रूल फॉलो करना होता है, जिसमें कि प्लेनर sp2 या sp मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और प्लेनर के लिए जनरली sp2 होता है। sp3 में ये पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए sp2। तो देखिए कि सभी में प्लेन है, ठीक है, सभी में सबसे पहले रिंग है, तो रिंग सभी में है। सारे के सारे ये हमारे क्या हैं, sp2 वाले हैं, इसके सारे के सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 क्यों हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि इसमें अगर आप देखिएगा तो इसके जो हम लोगों को ये लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए, तो इसका ये लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट है नहीं, इसलिए ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। लेकिन ये वाला जो कंडीशन है इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण ये प्लेनर नहीं है और इसी के कारण से p वाला हमारा एरोमेटिक नहीं है। बाकी जो आपको m n और o है ये हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। तो इस कंडीशन को आप देखिए कौन सा ऑप्शन हम लोगों को करेक्ट होगा, ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एराइल ब्रोमाइड। एराइल ब्रोमाइड कहने का मतलब है कि एराइल ग्रुप से, एरोमेटिक ग्रुप से आपको क्या हो, बेंजीन डायरेक्टली कनेक्टेड हो, उसी एराइल ग्रुप का हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर बेंजीन कनेक्टेड होगा तब जाके एराइल ब्रोमाइड कहेंगे इसको। तो इस कंडीशन में हम लोगों को देखिए कि हम लोगों को ये वाला जो ग्रुप है यहाँ पे हम लोगों को एरोमेटिक नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, एराइल वाला कंडीशन नहीं होगा, ये वाला कंडीशन हमारा नहीं है। ये वाला है आपको बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये एल्केन ग्रुप से कनेक्टेड है, मतलब कि ये जो है एल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है। और ये भी होगा आपको, तो कौन कौन है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है NNP। ये N और ये P क्या है, ओनली एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक रिंग से हम लोगों को बेंजीन कनेक्टेड है, इसलिए ये क्या होगा, ये हमारा एराइल ब्रोमाइड होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि बेंजेनामाइड, ये क्या है, बेंजेनामाइड इज ट्रीटेड विथ, इसमें अगर आप लोग देखें ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बेंजेनामाइड को ट्रीट कर रहे हैं, आप किससे कर रहे हैं, ये ट्रीट कर रहे हैं ब्रोमीन से, इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन एंड NaOH। ये ब्रोमीन और NaOH से ट्रीट करने के बाद हम लोगों को क्या फॉर्मेशन करेगा, ये आप लोगों को एनालीन का फॉर्मेशन करेगा। फर्स्ट स्टेप में एनालीन का फॉर्मेशन कर रहा है ये, ठीक ना, ये फर्स्ट स्टेप में क्या कर देगा, एनालीन का फॉर्मेशन कर देगा। और एनालीन के फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप में ये क्या कर रहा है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या कर रहा है, नेक्स्ट स्टेप में फिर से आप क्या इससे पास करा रहे हो सोडियम, ये NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl एट 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा आपको डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये क्या बनाएगा, आपको डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा, N2+ और इधर Cl का हो गया फॉर्मेशन। नेक्स्ट इसी डाइजोनियम सॉल्ट के साथ अब क्या ट्रीट कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोग इथेनॉल को ट्रीट कर रहे हैं।
इथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH। तो ये क्या होगा, ये जो OH वाला ग्रुप है ये आपको रिप्लेस कर देगा इस ग्रुप को, तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, B मिलेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग इसका आंसर क्या देखेंगे, B देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस क्वेश्चन में आपको क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि फिनॉल का रिएक्शन हो रहा है NaOH इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल आयोडाइड। ये क्या है, मिथाइल आयोडाइड है। तो मिथाइल आयोडाइड क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, ये फिनॉल के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद मिथाइल ग्रुप को अटैच कर देगा। ये क्या हो जाएगा, एनिसॉल फर्स्ट स्टेप में आपको बनने वाला है। जो एनिसॉल बनेगा उसको हम लोग अगर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एसाइल क्लोराइड से रिएक्ट करवाते हैं। तो ये क्या हो जाता है हम लोगों को, इस कंडीशन में अगर आप देखिए तो इस कंडीशन में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ये है क्या, डोनर है। और डोनर है तो ये क्या करेगा आप लोगों को, डोनर है तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बढ़ाएगा, तो उसमें जो ऑर्थो पोजीशन होगा उस कंडीशन पे ये क्या जा सकता है, ये आपको अटैच हो सकता है। कार्बोनाइल ग्रुप है तो ये कार्बोनाइल वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। तो ये हम लोगों को कंपाउंड बन रहा है। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, नेक्स्ट में अब जो हम लोगों को N के बाद जो ये सोडियम ऑक्सीक्लोराइड है, इसको अगर हम लोग देखें तो ये क्या कैसे ब्रेक होगा आपको, ये ब्रेक होगा Na, इसमें हम लोगों को बात करें तो ये Na इसका प्लस हम लोगों को हो सकता है Na प्लस और OCl माइनस आएगा, OCl माइनस में हम लोगों को ये अटैक कर सकता है किस पे, ये ग्रुप पे अटैक करेगा हम लोगों को। कार्बोनाइल ग्रुप में अगर Na प्लस इसको सबसे पहले अटैक करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें जाके क्या होगा, OCl जाके अटैच हो सकता है। तो OCl जाके अटैच हो गया, तो OCl वाले ग्रुप के साथ हम लोगों को फिर से वो क्या होगा, फिर से रीअरेंज होके वो कार्बन डबल बॉन्ड बना देगा। तो फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को ये बनने वाला है। तो हमारा ये करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट A इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन देखें, इसमें हम लोगों को क्या कर रहा है कि मेजर प्रोडक्ट P, इसमें हम लोगों को P डिसाइड करना है। देखिए ये क्या है आप लोगों को, ये हम लोगों को एरोमेटिक रिंग है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और डोनर दोनों हो सकता है, लेकिन ये जो ग्रुप है आपको क्या है, ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू डोनर है। तो हम लोगों को डबल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड जब कभी भी हो तो अगर डोनर है तो हम लोगों को इसको सपोर्ट करेगा इस साइड से ब्रेक करने के लिए, और इस साइड से ब्रेक करेगा तो हम लोगों को क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले नेगेटिव चार्ज, तो पहले हाइड्रोजन जाके अटैच होगा और हाइड्रोजन इधर अटैच हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया और इस पॉजिटिव चार्ज को कौन अटैक करेगा, Br माइनस आयन अटैक करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, Br माइनस आयन आप लोगों को इस पोजीशन पे आने वाला है और यहाँ पे क्या आया था, हाइड्रोजन आया हुआ था, तो उसी के कारण हम लोगों को उसका जो रिजल्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट इसका क्या होगा, B वाला हो जाएगा। ठीक है, ये B इसका मेजर प्रोडक्ट है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को कि इसमें हम लोगों को an aqueous solution containing 0.1 molar X plus 2 and 0.01 molar Y plus 2 ions at 25 degree Celsius and X2 and Y2 ions do not interact. ये दोनों खुद में रिएक्ट नहीं करता है with each other. This solution put in electrolytic cell and voltage is gradually increased till the current begin to flow. इसमें हम लोगों को क्या हो रहा है, through the cell and voltage maintain at a point and the deposit observed at cathode. कैथोड पे हम लोगों को क्या हो रहा है, कैथोड पे हम लोगों को इसमें डिपोजिशन हो रहा है। तो देखिए इसमें हम लोगों को क्या होगा, इसका जो डिपोजिशन होगा, इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को अगर हम लोग मेंटेन करके देखें और इसके कॉन्सेंट्रेशन को ध्यान से देखें तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में इसके अगर कंडीशन को चेक करें तो उस कंडीशन में इसमें हम लोगों को होगा कि जो x की वैल्यू है, x सपोर्ट कर रहा है डिपोजिशन को, तो इसकी जो वैल्यू है ये हम लोगों को x ओनली डिपॉजिट होगा। इसके आंसर क्या होंगे हम लोगों को, डिपॉजिट ओनली x, y वाला हम लोगों को डिपॉजिट नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हम लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें आप लोगों को दिया हुआ है कि रिएक्शन इन्वॉल्व द आइडियल गैसेस, गैस A रिएक्ट विथ गैस B और ये क्या फॉर्म कर रहा है,
ये हम लोगों को 1 मोल ऑफ गैस ए रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ गैस बी और ये फॉर्म कर रहा है 2 मोल ऑफ गैस सी एंड 3 मोल ऑफ गैस डी। तो देखिए इसमें आप लोगों को क्या पता है, आपको पता है Kp इक्वल टू Kc और यहाँ पे क्या होगा RT पे पावर डेल्टा n। तो डेल्टा n की वैल्यू क्या हो रही है, डेल्टा n की वैल्यू यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 - 3। ये 5 क्यों, क्योंकि इधर के कोफिशिएंट 5 है, 5 और माइनस क्या हो रहा है, ये 3 हो रहा है, तो इसकी वैल्यू +2 में है। तो ये वैल्यू अगर आप देखें Kp/Kc क्या हो गया, Kp/Kc की अगर हम लोगों को वैल्यू चेक करें तो ये हो रहा है R इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर का ये क्या होगा स्क्वायर। तो स्क्वायर वाला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला जो ग्राफ होता है इस तरह का ग्राफ होगा आपको। तो फर्स्ट ग्राफ इस हम लोगों को क्या होने वाला है, फर्स्ट ग्राफ हम लोगों को सपोर्ट कर रहा है। ग्राफ ही हम लोगों को आइडेंटिफाई करना था, तो ये ग्राफ फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट में आपको दिया है वैन डर वाल इक्वेशन दिया हुआ है। वैन डर वाल इक्वेशन में आपको पता है ना कि ये टर्म्स किसके साथ ऐड हो रहा है, प्रेशर के साथ ऐड हो रहा है, A/V²। ठीक है, तो A/V² अगर प्रेशर के से ऐड हो रहा है तो A का हम लोगों को क्या रहा होगा, A का अगर हम लोग डायमेंशन चेक करें तो A का डायमेंशन रहा होगा प्रेशर का डायमेंशन इंटू वॉल्यूम का डायमेंशन। तो प्रेशर और वॉल्यूम का डायमेंशन इसमें यूज़ किया जाएगा। फिर उसी के साथ अगर B का डायमेंशन चेक करें तो B के लिए हम लोगों को क्या हो रहा है, B का डायमेंशन किसके जैसा होगा, वॉल्यूम के डायमेंशन के जैसा होगा। तो आपको क्या पूछ रहा है कि वैन डर वाल इक्वेशन, द वैन डर वाल इक्वेशन फॉर द रियल गैस इज गिवन दिस एंड व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ A/B। A/B का डायमेंशन क्या होगा, A/B का डायमेंशन होगा PV²/V। वॉल्यूम है ये, तो ये क्या होगा PV, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का जो डायमेंशन होता है वही हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, ये mL² T इनवर्स 2 हो जाएगा। तो ये इसका डायमेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, इसमें कह रहा है कि 2 ग्राम ऑफ नेप्थोइक एसिड, इसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है आपको नेप्थोइक एसिड का, इज डिजॉल्व इन 20 ml ऑफ बेंजीन। इसमें हम लोगों को 20 ml ऑफ बेंजीन में मिक्स किया जा रहा है। सो ए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, इसमें आप लोगों को फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट दिया हुआ है। तो इसमें हम लोगों को फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ये वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है, फिर इसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो इसके लिए अगर आप लोग डायरेक्ट फार्मूला अगर यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है, डेल्टा TF। ये डेल्टा TF किसके बराबर होता है, ये होता है वेंट ऑफ फैक्टर को भी इंक्लूड करें तो वेंट ऑफ फैक्टर के साथ हम लोगों को क्या होगा, वेंट ऑफ फैक्टर इंटू KF इंटू हम लोगों को मोलैलिटी होता है। तो इसी के साथ अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, ये वेंट ऑफ फैक्टर, ये वेंट ऑफ फैक्टर है हम लोगों को I, फिर इसके बाद KF जो भी वैल्यू है उसको हम लोग पुट करेंगे। सारे वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो ये 2K दिया हुआ है, I की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू दी हुई है आपको 5K, 5 क्या दिया हुआ है, 5 केल्विन kg पर मोल। फिर इस साइड मोलैलिटी के लिए आप अगर देखेंगे तो मोलैलिटी के लिए क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दिया हुआ है 2 ग्राम। ठीक है, 2 ग्राम में डिवाइड करेंगे किससे, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, 172 ग्राम पर मोल से डिवाइड करेंगे। फिर इसमें क्या करना होगा आपको, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी आपको मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 16.7 मिलीलीटर हो जाएगा। और ये मिलीलीटर है तो ऊपर क्या करना होगा आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि ये वैल्यू है। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू क्या आएगा आपको, फर्स्ट वन के इक्वल आएगा। जो I की वैल्यू होगी ना, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू आपको 0.605 के अप्रॉक्स में वही सेम वैल्यू आएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर नंबर A आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आपको आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट में इसमें हम लोगों को क्या पता है, डाइपोल मोमेंट में आपको पता है कि जब भी हम लोगों को ये
मान लीजिए कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब कि फ्लोरीन इज़ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में 180 से अट्रैक्ट करता है तो ये क्या होता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। तो अगर हम लोग सभी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है ये हम लोगों को ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर तो सबसे कम वाला, ये हम लोगों को सेटिस्फाई कर रहा है। ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल होगा 120 का। ये भी थोड़ा सा कम हम लोगों को डाइपोल मूवमेंट होगा। फिर उसके बाद हम लोगों को विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट तो ये ज़्यादा होगा, लेकिन बाकी के रिस्पेक्ट में अभी कम है। फिर इसके बाद ये हुआ और यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड आपको बढ़ गया। तो आपको सबसे हाईएस्ट मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये ऑर्डर आपका करेक्ट है जो डाइपोल मोमेंट के लिए है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन इसमें देख लिए हैं। नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में दूसरे पार्ट को देखेंगे।